हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सब मानव जनन उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अध्याय 3 मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है और यह एक जरायुजी प्राणी है। क्या है? जरायुजी मतलब विविपेरस। वे जीव जो बच्चे जन्म देते हैं उसे विविपेरस कहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जब ये इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल आर्गन और फीमेल आर्गन अलग अलग बॉडी में होता है। मेल से मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल से फीमेल गैमीट बनते हैं, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। और फिर उन गैमीट का क्या होता है? संयुग्मन होता है। और संयुग्मन के बाद जैसे कि आप लोग फीमेल में जानते हैं कि उसमें गर्भाशय होता है, तो जो जाइगोट होता है या जिसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उसका स्थानांतरण गर्भाशय में होता है। और फिर गर्भाशय में गर्भावस्था काल में वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है। उसके बाद प्रसव होती है और प्रसव के बाद नया एक बेबी का जन्म होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो सारी प्रक्रिया है, ठीक है ना, इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे। नंबर 1 ये देख लेते हैं हम लोग। हम लोग देखेंगे पुरुष जनन तंत्र, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और पुरुष जनन तंत्र में चूँकि मेल गैमीट बनते हैं, तो ये मेल गैमीट और इससे जितने भी भाग हैं, चाहे वो टेस्टिस हो, सहायक नलिकाएं हों, ग्रंथियां हों, वो सारा अध्ययन हम इस पर करेंगे। इसी तरह से दूसरा स्त्री जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही सारी चीज़ें, बाह्य और आंतरिक संरचनाएं। जो तीसरा मुख्य पॉइंट है, इन दोनों में क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे। जैसे मेल में मेल युग्मक जिसको कहते हैं शुक्राणु, और फीमेल में फीमेल युग्मक जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं। तो इससे हम कहते हैं युग्मक जनन या गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिटोजेनेसिस में 2 चीज़ें होंगी। चूँकि नर में जो बनेगा तो नर युग्मक जनन कह सकते हैं, या उसे शुक्राणु जनन। और शुक्राणु जनन में क्या बनेगा? शुक्राणु, जिसे नर युग्मक कहेंगे। इसी तरह से अंडाणु जनन अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडाणु जनन को कहेंगे oogenesis। इसमें क्या बनेगा? ओवम, और इसमें स्पर्म, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है शुक्राणु बनने और अंडाणु बनने की क्रिया को सम्मिलित रूप से गैमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। जो चौथा जो पॉइंट है हम लोग देखेंगे, फीमेल जनन तंत्र में एक और बहुत आवश्यक पॉइंट है, जिसे आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये जो आवर्त चक्र है, जो प्यूबर्टी एज में या किशोरावस्था में बालिकाओं में 9 से 13 वर्ष की अवस्था में आवर्त चक्र प्रारंभ होता है, जिसमें अंड का उत्सर्जन अंडाशय से शुरू होता है। तो जो पहला आवर्त चक्र होता है उसे हम मीनार्च या रजोदर्शन कहते हैं। और ये जो एवोल्यूशन होता है एक निश्चित समय तक होता है। जैसे फीमेल्स की उम्र जब 50 साल होती है तब तक होता है, उसके बाद अंड का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसे हम मीनोपॉज या रजोनिवृत्त कहते हैं। मेल होता है या जो पुरुष होता है उसमें वृद्धावस्था तक जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जबकि फीमेल में 50 साल के बाद ये क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये आवर्त चक्र है। और इसमें जो पांचवा पॉइंट होगा निषेचन व एवं
अंतरोपण। अंतरोपण तो जब शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन क्रिया होगी तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में डिवीजन हो करके जो छोटा सा भ्रूण, कोरक जिसे कहते हैं, वो माता के गर्भाशय में, ठीक है ना, ट्रांसफ़र होगा या अंतर्वेशित होगा, चिपक जाएगा जाके, ठीक है ना, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं। तो जो छठवां पॉइंट होगा सगर्भता। सगर्भता और भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास तो सगर्भता जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी लगभग 9 महीने तक प्रेगनेंसी फीमेल्स में होती है। उसके दौरान जो भ्रूण होता है धीरे धीरे डेवलप करता है, और जब वो पूरी तरह डेवलप कर जाएगा तब क्या होगा, जो 7वां पॉइंट होगा प्रसव। प्रसव जिसे पार्टुरिसिस बोलते हैं, और एवं दुग्ध श्रवण। दुग्ध श्रवण तो पार्टुरिसिस एंड लैक्टेशन, तो ये सारी क्रियाएं सब मानव जनन के अंतर्गत आती हैं। ताई हम लोग एक 1 बाई 1 स्टडी करते हैं। पुरुष जनन तंत्र, जैसे कि मैं बताया कि जो पेल्विक रीजन में होता है, तो पेल्विक रीजन के एरिया वाला बनाते हैं हम लोग। ये पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। एक मैंने बना दी ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये इस तरह से ये यूरेथ्रा बना दिया, मूत्र नली जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और मूत्र नली आगे चल के ये इस तरह से ग्लांस पेनिस, और ये पूरा पेल्विक रीजन बना दिया हमने। और ये मूत्र नली आगे इस तरह से, तो ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वृषण स्थित होता है, और ये जो वृषण है एक थैली में बंद होता है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या वृषण कोश। वृषण कोश में होता है, और इसके अंदर लगभग अंडाकार या गोलाकार इस तरह से संरचना होती है जिसे वृषण या टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस, और जो टेस्टिस है इसकी जो लंबा ऊंचाई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये याद करने वाली चीज़ है कि जो टेस्टिस है लगभग अंडाकार होता है, और इसकी जो लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और एक थैली में बंद होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है ना। ये इस वृषण से लगी हुई एक और ऊपर इसको घेरे हुए संरचना होती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण या एपिडिडमिस, एपिडिडमिस कहते हैं। और यहाँ से एक नलिका निकलती है, इस नलिका का नाम है वास डिफरेंस या शुक्रवाहक, जो शुक्राणुओं को ये कैरी करती है, और ये आगे चल करके ये वास्तव में मूत्राशय है। मूत्राशय से होती हुई यहाँ आती है, और इससे एक, ठीक है ना, सेमिनल वेस्किल या शुक्राशय होता है, और शुक्राशय से जुड़ा हुआ ये यहाँ, ठीक है ना, इसे कहेंगे शुक्राशय। शुक्राशय, और ये हो गया वास डिफरेंस या शुक्रवाहक, अभी इसीलिए मैंने पहले बता दिया था। और ये दोनों नलियाँ जहाँ जुड़ती हैं इसको स्खलन नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका, ठीक है ना। तो ये स्खलन नलिका के पहले आप लोग ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये वास्तव में जो मैं गोली सी संरचना बनाया हूँ ये है मूत्राशय, त्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। और इस यूरिनरी ब्लैडर से ये नली निकली हुई है, ये इसे इधर एक जो वृक्क से आती है, कहाँ से आती है, वृक्क से आती है, और यूरिन यहाँ मूत्राशय में इकट्ठा करती है जिसे हम मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं,
ठीक है ना। तो ये मूत्र वाहिनी के चारों तरफ से ये नली आती है जो कवर करते हुए, जिसे हम ये शुक्रवाहक कहते हैं, ये कवर करती है। और ये जो शुक्रवाहक है जो यहाँ टेस्टिस से चल करके एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करती है, और एब्डोमिनल कैविटी और उदर गुहा से के में जो पेशाब की थैली है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसको लूप करते हुए आके इस मूत्र नलिका, जिसे कहेंगे मूत्र नली या यूरेथ्रा में मिलती है। और ये जो यूरेथ्रा है ये यूरिन पास करता है, ये कॉमन डक्ट है जेनाइटल और यूरिनरी का, ठीक है ना। तो यहाँ से यूरिन भी निकलता है और ये जेनाइटल या स्पर्म भी निकलता है, ठीक है ना। तो ये संरचना है। और ये जो टेस्टिस से लगा हुआ जो बाह्य जेनिटेलिया है, जिससे इसे कहते हैं शिश्न, ठीक है ना, या पेनिस। ये शिश्न के जो आगे है इसे हम शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर इस शिश्न मुंड एक स्किन चढ़ी होती है जिसे अग्रछद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अग्रछद या फोर स्किन फोर स्किन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इसके अंदर कुछ विशेष ऊतक पाए जाते हैं जो इसको इरेक्ट करते हैं या उठान करते हैं। इसमें रक्त का संचरण होता है जिससे ये उठान करता है। और ये संसेचन क्या होता है? वास्तव में जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचाने का काम में सहयोग करता है। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये टेस्टिस है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर जहाँ पे ये जुड़ता है, यहाँ पे ये ग्रंथि है ये, ठीक है ना, जिसे कहेंगे पुरुष ग्रंथि, या प्रोस्टेट। तो ये एक ग्रंथि ये हो गई पुरुष, और दूसरी यहाँ पे एक जोड़ी ग्रंथि है, एक पेयर, जिसे कहते हैं काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हिंदी में कंदमूल पथ ग्रंथि। क्या कहेंगे हिंदी में? कंदमूल पथ ग्रंथि, ठीक है ना। तो इसका कई नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या ग्लैंड। और इसी को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर ग्लैंड। तो याद हो जाएगा। तो 3 ग्रंथियां हैं कुल, ये बार बार आएगा। एक तो ये है शुक्राशय, या इसको सेमिनल वेस्किल कहते हैं, सेमिनल वेस्किल, तो याद हो जाएगी ये। तो फिर से देख लेते हैं। मुख्य जननांग टेस्टिस जो उदर गुहा से बाहर स्थित होता है एक थैली में, और बाहर इसलिए स्थित होता है कि इसका जो शरीर का टेम्परेचर है, शरीर का जो ताप है, वो उससे इसका जो ताप होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं अगर शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका यहाँ जो वृषण कोश का ताप है वो लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि शरीर के ताप से जो टेस्टिस का ताप है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो या शुक्राणु बनने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए ये थैली शरीर से बाहर होती है, या स्क्रोटम शरीर से बाहर होता है, जो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर देता है। तो आइए हम लोग टेस्टिस का थोड़ा और विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि ये जो टेस्टिस है, वृषण, ये जिसकी लंबाई टेस्टिस है जो एक थैली में बंद है, ये थैली बना देते हैं ये, जिसे क्या कहते हैं स्क्रोटम। और यहाँ जो गुहा है, यहाँ इसे इसके पहले वाली जो गुहा है इसके हम कहते हैं उदर गुहा। उदर गुहा जहाँ होती है,
ठीक है ना, ये उदर गुहा से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं वक्षण नाल, वक्षण नाल या इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। वास्तव में ये जो कैनाल होती है, यहाँ से कुछ मसल्स आती हैं इस तरह से, जैसे स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा ये कभी कभी एब्डोमिनल गुहा में टेस्टिस चला जाता है, उसको खींच लेता है उसको आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है ना। और इस टेस्टिस में जैसा कि मैंने बताया था कि चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चैम्बर्स। इस चैम्बर को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, या वृषण पालिका। क्या कहते हैं? वृषण पालिका। ये जो वृषण पालिका है, इनकी संख्या होती है 250, लगभग 250 एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 250 होती है। और इसमें इस तरह से पतली पतली नलिकाएं होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं, ठीक है ना। क्वाइल्ड का मतलब इस तरह से घूमी हुई मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे शुक्रजन या शुक्रजनक नलिका कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वास्तव में ये पतली पतली संरचनाएं इकट्ठा होकर के यहाँ पतली पतली जालिका जैसी संरचना बनाती हैं, ठीक है ना। और इन जो पतली पतली जालिका जैसी संरचना बनाती है, इसी को रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस या वृषण जालिका, क्या कहेंगे? वृषण जालिका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ये शुक्रजन नलिका में। और यहाँ से पतली पतली नलिकाओं के द्वारा ऊपर ये आगे जाती हैं, जिसे हम वृषण जालिका कहते हैं। और ये वृषण जालिका से एक अलग और नलिकाएं, इससे थोड़ी मोटी नलिकाएं निकलती हैं, जो वृषण से बाहर निकलती हैं। इसे कहेंगे वास इफरेंसिया या शुक्रवाहिका। ये नाम थोड़ा देख लीजिए, इसे वासा इफरेंसिया कहते हैं। और ये जो वासा इफरेंसिया है, आगे चल के एक और नलिकाओं में मुड़ के बड़ी नलिकाओं में हो जाती है, ठीक है ना। इसी के ऊपर जो टेस्टिस के ऊपर लगी है, जिसे अधिवृषण या एपिडाइडमिस कहते हैं। ये कहने का मतलब है, पहले यहाँ शुक्राणु बनता है, फिर ये जालिका में पहुँचता है, और जालिका से वासा इफरेंसिया से अधिवृषण में, और अधिवृषण से यहीं से एक पतली से और नलिका निकलती है। ये इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये घूमी हुई नलिका निकल रही है, और ये यहाँ से होते हुए, कहाँ से? इंग्विनल कैनाल से इस तरह से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, जिसे कहते हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहक या वास डिफरेंस कहते हैं। तो तीनों बातें हमें समझ में आ गई होंगी कि जो शुक्रजनक नलिका है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वहाँ से ये यहाँ से फिर पहुँचते जालिका में शुक्राणु, और जालिका से कहाँ? शुक्रवाहिका, ठीक है। तो नंबर 1 ये, 2, फिर यहाँ नंबर 3, फिर आता है अधिवृषण में, और फिर अधिवृषण से फिर ये जाता है 3 के बाद 4, और फिर ये 5, ठीक है ना। तो इसमें इसको छोड़ दीजिए, ये क्या है? यहाँ पे शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इन चारों में, किसमें? वृषण जालिका, जिसे रेटे टेस्टिस कहते हैं, आरटी लिख देते हैं, और ये वृषण जालिका, फिर वासा इफरेंसिया, फिर एपिडाइडमिस, और फिर वासा डिफरेंस। ये होती हैं चारों, क्या हैं? सहायक नलिकाएं।
इनका काम क्या है? इनका काम है शुक्राणुओं का संग्रह करना, संग्रह और स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है ना। तो स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? ये सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं होती हैं। तो हमें लग रहा है इतना समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणुओं का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उनकी संख्या होती है 250। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? 250। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी संख्या 1 से 3 है। 3 मान लीजिए कितनी है? 3 है। तो इसका अगर टीएस काटा जाए, किसका? ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, या वृषण पालिका, वृषण पालिका का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये जो बना रहा हूँ ये एक प्रकार की कोशिका है, और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं मैं बना देता हूँ, ये जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जिसके में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर वो शुक्राणु में बदल जाते हैं। ठीक है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। आगे हम लोग जब युग्मक जन्म पढ़ेंगे तो उसमें बढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक, एक को स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो या शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका कहेंगे। ठीक है ना। और दूसरी जो हरी वाले मैंने बनाया है इसे कहेंगे सर्टोली सेल, सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल बताएंगे। और ये जो सर्टोली सेल होता है ये इनका पोषण करता है। क्या करता है? पोषण या न्यूट्रिशन का काम करता है। किसका? इन कोशिकाओं का, शुक्राणुजन कोशिका और स्पर्मेटिड और इन शुक्राणु, इसमें जो शुक्राणु बनते हैं। ठीक है ना, ये शुक्राणु इससे लगे रहते हैं। इससे शुक्राणुओं का पोषण का काम कौन करेगा? ये ग्रीन वाली जो कोशिका हमने बनाई है जिसे सर्टोली सेल कहते हैं। अब ये जो गोली गोली नलिकाएं, ये पतली पतली जो नलिकाएं हमने बनाया है, इसके बीच में जो स्थान है जिसे इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या कहेंगे इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराकोशी स्थान पाए कहेंगे। इनके बीच बीच में ये कोशिकाएं होती हैं कुछ, ये इस तरह से, और कुछ ऊतक होते हैं, ब्लड की सेल्स होते हैं, इस तरह से सेल्स होते हैं इनके चारों तरफ। इन कोशिकाओं को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या अंतराकोशी कोशिका। ठीक है ना। तो इनका दूसरा नाम है लीडिंग कोशा, LYDIG, लीडिंग सेल, या इसी को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। तो जो इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है, जो ये नलिकाएं हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बीच बीच में जो स्थान होता है वहाँ ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इससे एक हार्मोन निकलता है। क्या? हार्मोन। ये हार्मोन क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं पुंजन हार्मोन या एंड्रोजन, या इसी को टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करता है। तो हमें लग रहा है ये आप लोगों ने समझ लिए कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्राणुजन नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोरी सेल्स और जर्म सेल या शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है ना। तो ये जो जर्म सेल्स होती हैं ये समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनते हैं और इनका पोषण करने का काम सर्टोरी सेल करती हैं। क्या करती हैं? सर्टोरी सेल करती हैं। तो आप लोग को इस अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और ये लीडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रवण करते हैं। आइए इसके जो और दो सेकंड पहलू उसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ने ये पूरा देख लिया। इसमें जैसा कि हमने बताया कि जो टेस्टिस है वो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जहाँ शुक्राणु बनता है, ठीक है ना। दूसरा जो है नलिकाएं हैं, नलिकाओं के बारे में आपको बता दिए जो संग्रह का काम करती हैं। और जो तीसरा मुख्य पॉइंट है ग्रंथियाँ। तो इसमें कुल 3 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये जो मूत्राशय है उसके नीचे यूरेथ्रा में लगी होती है, चारों तरफ से घेरी होती है। इनकी संख्या होती है 1 ये 1 होती है। और इसके जो सिक्रेशन होता है या इसका जो स्राव होता है उसमें कैल्शियम आयन और गंध और कलर, जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु को गंध देना, उनको कलर देना और कैल्शियम आयन, और इसका जो सिक्रेशन होता है वो क्षारीय होता है। दूसरा नंबर शुक्राशय। सेमिनल वेस्किल, ठीक है ना। तो ये शुक्राशय है जिसमें से शुक्राशय स्राव निकलता है और इसमें एक स्राव होता है, मतलब शर्करा होती है, मुख्य शर्करा, जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। ये शुक्राणुओं को पोषण देने में सहायता करती है। और जो नंबर 3 है कंद मूल पथ ग्रंथि। इसके और कई नाम हैं जैसे काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 3-4 ग्रंथियां हैं। तो इससे जो स्राव निकलता है वो स्नेहक होता है। क्या होता है? स्नेहक, खासकर स्नेहक। तो ये लुब्रिकेंट प्रदान करता है, चिकनाहट पैदा करता है, खासकर इंटरकोर्स के समय। तो हमें लग रहा है ये तीनों ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि 1 होती है, शुक्राशय ग्रंथि 1 जोड़ी, कितना? 1 जोड़ी या 2, और कंदमूल ग्रंथियां यह 1 जोड़ी, यह 2 होती है, 2 या 1 जोड़ी। तो हमें लग रहा है ये ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियों के श्रवण को जो इससे सिक्रेशन निकलता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हो गई? एक तो आपका फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज जो शुक्राशय से निकलता है, सेमिनल वेस्किल से निकलता है। दूसरी चीज़ होगी कैल्शियम आयन। तीसरी चीज़ होगी एंजाइम्स। और ये कंदमूल पथ से निकलने वाला श्रवण। तो जो इसे पूरे को, इस पूरे प्लाज्मा को प्लस शुक्राणु को, दोनों को मिलाकर हम इसे वीर्य कहते हैं या सीमेन। तो सीमेन के अंदर ये शुक्राशय से, प्रोस्टेट से और कंदमूल ग्रंथि से निकला हुआ जो द्रव है वो और शुक्राणु को मिला करके जो फॉर्मेशन होता है इसे हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक आज ने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र।